हेलो गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड क्या होता है, ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, हार्ट क्या होता है। अब ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का हम लोग पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सा? बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। जो आपके बॉडी में ब्लड है उसका सर्कुलेशन कैसे होता है, इसको पंप कौन करता है, वेसल्स कौन कौन सी होती हैं, ये सब पढ़ेंगे। और सबसे पहले तो ये जानेंगे कि जो कुछ जनरल ह्यूमन फिजियोलॉजी का आपका ये पहला टॉपिक है। तो फिजियोलॉजी मतलब ह्यूमन बॉडी के बारे में कुछ हम लोग जनरल बातें जानेंगे। तो जो हम लोग की बॉडी होती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहती है। 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं आपके? ये ऊपर हेड वाला रीजन जो होता है इसको बोलते हैं सिफेलिक रीजन। और एक यहाँ पे जो आपके लंग्स होते हैं इनके नीचे यहाँ पे मसल्स का एक डायाफ्राम लगा होता है। तो सिफेलिक से यहाँ तक का जो रीजन होता है बॉडी का इसको बोलते हैं थोरैसिक रीजन। और ये डायाफ्राम के नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं एब्डोमिनल रीजन। तो हम लोग की बॉडी ये हो गया आपका सिफेलिक रीजन। और ये यहाँ तक का ये आपका यहाँ पे डायाफ्राम लगा है। ये यहाँ से इतना आपका क्या हो गया थोरैसिक रीजन। और नीचे जो आपका पेट वाला है एब्डोमेन वाला पार्ट है वो एब्डोमिनल रीजन। तो हम लोग की बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। और बॉडी अंदर से क्या होती है, खोखली होती है। इसमें सारे खोखली जो बॉडी होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सीलोम या बॉडी कैविटी। उसी में सारे ऑर्गन्स भरे रहते हैं आपका, जैसे लीवर है, किडनी है, लंग्स हैं, ये सब उसी में भर दो। एक ड्रम ले लो, उसमें सारे ये ऑर्गन्स भर दो, उसी के जैसे हम लोग की बॉडी होती है। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे अपना सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम का इम्पॉर्टेंस क्या है ये भी आप लोग सुन लीजिए। सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोग क्यों पढ़ते हैं, सर्कुलेशन कैसे होता है, इसके बारे में क्यों पढ़ते हैं वो जानेंगे। जैसे हम लोग खाना खाते हैं उसमें जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं हम लोगों को एलिमेंट्री कैनाल में, आपकी इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं वो एब्जॉर्ब होकर कहाँ जाते हैं, ब्लड में जाते हैं। ब्लड से ही जो ग्लूकोज है एब्जॉर्ब हुआ, जो भी न्यूट्रिएंट्स मटेरियल हैं वो डिफरेंट सेल्स में भेजने हैं। तो उनका ट्रांसपोर्ट कौन करता है, ब्लड के थ्रू ही वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। और हम लोगों ने सांस ली, जैसे सांस लेते हैं हम लोग, इंस्पिरेशन करते हैं और एक्सपिरेशन करते हैं। जो इंस्पिरेशन करके ऑक्सीजन जाती है, सबसे पहले ऑक्सीजन लंग्स में जाती है, लंग्स से फिर ब्लड में जाती है, ब्लड से हार्ट में जाती है, हार्ट से पूरा हार्ट पंप करता है। तो पूरी बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का ट्रांसपोर्ट होता है। तो किसी भी सेल को ऑक्सीजन पहुँचाने के लिए ब्लड ही काम करता है, यही सर्कुलेटरी सिस्टम ही आपका काम आता है। अगर कोई हार्मोन्स कहीं बना वो ब्लड में डाल दिया गया और वो अपने आर्गन्स में जहाँ उसको काम करना है वो वहाँ से सर्कुलेटरी सिस्टम से ही पहुँच जाएगा। और कोई टॉक्सिक मटेरियल किसी सेल में बना वो वहाँ से किडनी में भेज दिया जाएगा, किडनी से फिर आपका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वहाँ से वो बाहर निकाल दिया जाएगा। तो जो आपका ये है सर्कुलेटरी सिस्टम, इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे अब सर्कुलेटरी सिस्टम अपना। ये एक बुक का इसमें PDF लगा है, ये भी आप लोग देख सकते हैं। इसमें ये NCERT की कुछ लाइंस इसमें लिखी हैं, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन नाम से इसमें चैप्टर दिया है, ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग देखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम में हमें पढ़ना क्या है। तो इस चैप्टर का नाम क्या है, बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन, या इसी को बोलेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। बॉडी फ्लूइड वही जो आपका ब्लड और लिम्फ है। अब इस चैप्टर में हमको सबसे पहले देखना है ब्लड। जो सर्कुलेटरी फ्लूइड है वो क्या है आपका, ब्लड है और लिम्फ है। ब्लड क्या होता है, लिम्फ क्या होता है, ये सब हम लोग देखेंगे इसमें। और ब्लड वेसल्स, जो आपका ब्लड है वो किन पाइप में बहता है, किन पाइपों में इसका फ्लो होता है, कैसे ये पूरी बॉडी में पहुंचता है और कैसे ये ट्रांसपोर्ट करता है डिफरेंट मटेरियल्स का, कौन सी वो पाइप्स हैं वो आपकी होती हैं आर्टरी वेन, उनको बोलते हैं ब्लड वेसल्स। कौन कौन सी ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरी वेन, कैपिलरी, पोर्टल सिस्टम, ये सब पढ़ेंगे इस चैप्टर में। सबसे पहले ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, फिर ब्लड वेसल्स, और फिर आपका जो हार्ट है या पंपिंग डिवाइस जो आपकी है, पंपिंग डिवाइस आपकी होता है हार्ट। पूरी बॉडी में पंप करना, जैसे इंजन होता है वैसे ही ये इसका काम होता है, पूरे बॉडी में पंप करना। क्या पंप करना, ब्लड पंप करना। तो अब इसमें देखेंगे हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, ब्लड, ब्लड वेसल्स, हार्ट। और ब्लड वेसल्स आपकी 3 हैं, आर्टरी, वेन, कैपिलरी। अब जो सबसे पहले इसमें देखेंगे हम लोग ब्लड, फिर ब्लड के बाद देखेंगे ब्लड वेसल्स, फिर इसके बाद देखेंगे हार्ट, फिर ट्रांसपोर्ट कैसे क्या होता है वो सब देखेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग केवल ब्लड के बारे में देखेंगे, वो भी ब्लड का आधा पार्ट देखेंगे इसमें, अगला पार्ट अगले वीडियो में आएगा। तो ब्लड होता क्या है, ब्लड हमारी बॉडी का सॉफ्टेस्ट टिश्यू है और ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है।
जो ब्लड है वो कैसा है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। और इसकी ओरिजिन कैसी होती है, मीजोडर्मल ओरिजिन होती है। मीजोडर्मल ओरिजिन का मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज में हम लोग कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो उसमें 3 पहले लेयर बनती हैं, एक एक्टोडर्म, एक मीजोडर्म और एक एंडोडर्म। तो एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म ये आगे चल के डिफरेंट ऑर्गन्स अपने बनाती हैं। तो जो आपका ब्लड है वो किससे बनता है, इसमें बीच वाली लेयर से, मीजोडर्म से बनता है। तो इसकी ओरिजिन कैसी है, मीजोडर्मल है। अब ब्लड की स्टडी और उसकी जो डिजीज़ेज़ हैं उनके बारे में जो हम लोग स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ ब्लड को क्या बोलते हैं, हीमेटोलॉजी। अब अगला पॉइंट है इसमें वॉल्यूम ऑफ ब्लड। ह्यूमन में कितना ब्लड होता है, कितने लीटर होता है, तो मेल में होता है 5 to 5.5 लीटर और फीमेल में होता है 4 to 4.5 लीटर। क्योंकि फीमेल में क्यों कम होता है, क्योंकि उनमें मंथली मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से भी कम होता है। और जो ब्लड फार्मेशन हीमोपोएसिस है, एरिथ्रोपोएसिस है, इनको स्टिमुलेट करने के लिए एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, वो भी फीमेल्स में नहीं निकलता है। तभी फीमेल्स में ब्लड जो होता है मेल की तुलना में कम होता है। अब ब्लड में जो ब्लड है इसके कितने पार्ट होते हैं, इसमें क्या क्या होता है, आपने पढ़ा होगा पहले। आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती हैं, प्लेटलेट्स होती हैं और प्लाज्मा होता है। वो कैसे, कौन सा पार्ट कैसा होता है, वो सब इसमें अब देखेंगे हम लोग। ये यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब बनी है, ये वाली आपकी। इसमें जो लिक्विड पार्ट, ब्लड के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है सॉलिड पार्ट, एक होता है लिक्विड पार्ट। जो लिक्विड पार्ट होता है उसको बोलते हैं प्लाज्मा, और जो सॉलिड पार्ट होता है उसमें आपकी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स आती हैं। अभी ये सब डिटेल में हम लोग आगे देखने वाले हैं। ये यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है ECF, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड टोटल कितना होता है, 15 लीटर, 15 लीटर होता है। और ब्लड उसका कितना होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड मतलब जो सेल के बाहर का फ्लूइड है वो होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो सेल के बाहर ही तो होता है ये तुम्हारा जो ब्लड होता है। तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का 33% होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग ये भी यहाँ से याद कर लीजिए। अब जो ब्लड है उसका हम लोग देखेंगे पीएच। ब्लड का पीएच कितना होता है, पीएच वैल्यू तो आप लोग जानते होंगे। ये पीएच स्केल किसने दी थी, डी सॉरेंसन ने। इसमें बीच में होता है 7, इसके आगे होता है 14 तक होता है, और इधर होता है 1 से इधर स्टार्ट होता है। तो इधर का जितना है आपका 7 से जितना कम होता है, 7 से कम वाला जो होगा वो कैसा होता है, एसिडिक होता है। और 7 से ज़्यादा जिसकी पीएच वैल्यू होती है वो बेसिक या एल्कलाइन होती हैं। तो जो आपका ब्लड का पीएच है वो कितना होता है, आर्टरीज़ में कितना होता है, 7.4 होता है। जो आर्टरी हैं उनमें 7.4 होता है, और जो वेन्स हैं उनमें कितना होता है, 7.2 होता है। तो आप लोग ये भी याद रख सकते हैं। अब आर्टरी में क्यों होता है 7.4 और वेन में 7.2 क्यों होता है, देखो जो 7.4 आर्टरी में है वहाँ की पीएच वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। ज़्यादा पीएच वैल्यू वाला कैसा होता है, एल्कलाइन होता है। तो 7.4 एल्कलाइन है, एल्कलाइन है ये भी, लेकिन स्लाइटली एल्कलाइन ब्लड होता है वैसे। अब जो आर्टरी है उसमें CO2 की कंसंट्रेशन क्या होती है, आर्टरी में CO2 की कंसंट्रेशन होती है कम, और H+ की वैल्यू क्या होती है, वो भी होती है कम। जब CO2 कंसंट्रेशन कम है तो H+ की वैल्यू भी कम होगी, तो वहाँ जो 7.4 वाला होगा ये कम एसिडिक ब्लड होगा, मतलब इसका पीएच ज़्यादा होगा। तभी इसका 7 पॉइंट, क्योंकि जो आपकी CO2 है वो किस नेचर की होती है, एसिडिक नेचर की होती है। वो एसिड बनाने लगती है, CO2 तभी बाहर निकाल दी जाती है बॉडी से, ताकि एसिड ना बन पाए। एसिड बन जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी बॉडी में। और 7.2 ये क्या होता है, इसमें CO2 ज़्यादा होती है तो H+ भी ज़्यादा बनेंगे, तभी इसका पीएच वैल्यू कम होता है। पीएच वैल्यू जितना कम होगा उतना ही वो एसिडिक होगा, जितना पीएच वैल्यू ज़्यादा होगा उतना वो बेसिक होगा या एल्कलाइन होगा। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिखा है एसिडिटी ऑफ ब्लड रिजल्ट्स हीमोग्लोबिन टू कैरी लेस O2। ब्लड में अगर एसिडिटी ज़्यादा हो जाएगी तो हीमोग्लोबिन से O2 अच्छे से नहीं जुड़ पाएगी। हीमोग्लोबिन क्या होता है ये सब अभी हम लोग देखेंगे। ह्यूमन ब्लड रेड क्यों होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। अभी इसका जो सॉलिड वाला पार्ट होता है उसमें आरबीसी होती हैं, डब्ल्यूबीसी होती हैं, ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं। जो हीमोग्लोबिन होता है वो आरबीसी के अंदर भरा रहता है, और आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वो रेड कलर का होता है। इसी वजह से ब्लड हम लोग का कैसा होता है, रेड कलर का होता है। और हैं सब, देखो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स सब होती हैं, लेकिन नंबर सबसे ज़्यादा किसकी होती है, मोस्ट एबंडेंट नंबर किसकी होती है, रेड ब्लड सेल की। तभी हम लोग का ब्लड रेड दिखता है। वो क्यों दिखता है, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, आरबीसी क्या होती हैं, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स सब क्या होता है, सब कुछ डिटेल में देखेंगे। लेकिन आज केवल हम लोग इसके लिक्विड पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। सॉलिड पार्ट जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स वाला है वो बड़ा टॉपिक है, वो अगले वीडियो में देखेंगे। तो हम लोग अब कंपोजिशन ऑफ ब्लड देखेंगे।
कंपोजिशन ऑफ ब्लड में ब्लड के दो पार्ट हैं, एक सॉलिड पार्ट है और एक लिक्विड पार्ट है। जो सॉलिड पार्ट होता है वो 45% होता है, जो लिक्विड पार्ट होता है वो 55% होता है। सॉलिड पार्ट को हम लोग सेल्स वाला पार्ट या फॉर्म्ड एलिमेंट या हेमेटोक्रिट भी बोलते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा आपकी आरबीसी होती हैं, उसके बाद प्लेटलेट्स की नंबर होती है, सबसे कम डब्ल्यूबीसी की नंबर होती है। लिक्विड वाले पार्ट में आपका क्या क्या होता है, वाटर है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं। 90 to 92% आपका लिक्विड वाले पार्ट में क्या होता है, वाटर ही होता है। और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस 1% होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस 8 to 9% होते हैं। तो ब्लड के दो पार्ट हो गए, लिक्विड पार्ट, सॉलिड पार्ट। लिक्विड पार्ट जो है उसको बोलेंगे ब्लड प्लाज्मा। सॉलिड पार्ट को क्या बोल रहे हैं, सेल्स वाला पार्ट या फॉर्म्ड एलिमेंट, या एक टर्म लिखा है हेमेटोक्रिट। हेमेटोक्रिट किसको बोलते हैं, सॉलिड वाले पार्ट को। इसमें सबसे ज़्यादा सॉलिड वाले पार्ट में सबसे ज़्यादा आरबीसी होती हैं, फिर उससे कम प्लेटलेट्स होती हैं, फिर डब्ल्यूबीसी होती हैं। अब आरबीसी का एक दूसरा नाम भी है एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। साइट का मीन होता है सेल से, साइट समझ में आ रहा है, वो सेल होता है। और इरिथ्रो टर्म जहाँ भी आ जाए वो रेड से होता है, इरिथ्रो का मीन होता है रेड, तभी रेड कलर की हैं तो इरिथ्रोसाइट। ल्यूको का मीन होता है वाइट, तो ये तभी इनको बोलते हैं डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल। ये रेड ब्लड सेल। और ये ब्लड प्लेटलेट्स, इनमें इनको थ्रोम्बोसाइट क्यों बोलते हैं, थ्रोम्बस होता है, क्लॉट के लिए आता है, तभी इनको थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। तो ये जो आपका सॉलिड वाला पार्ट है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स वाला, ये हम लोग कल वाले वीडियो में देखेंगे। आज हम लोग इसका लिक्विड पार्ट जो प्लाज्मा वाला पार्ट है, इसमें जो वाटर है आपका, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं और ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं, ये हम लोग आज देखेंगे। तो आगे देखते हैं लिक्विड पार्ट स्टार्ट कर। सॉलिड पार्ट कितना है 45%, लिक्विड पार्ट कितना है 55%। अब लिक्विड पार्ट जो आपका है, इसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में वाटर ही होता है, 90 to 92%। और आपके जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं वो केवल 1% होते हैं। इन्हीं की वजह से यहाँ पे लिखा है, इन्हीं की वजह से ब्लड हल्का स्लाइटली एल्कलाइन होता है। जो आपके इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं, इनकी वजह से ही ब्लड हल्का क्षारीय, स्लाइटली एल्कलाइन होता है, क्योंकि इसका pH 7.2 to 7.4 होता है। तो 7 से ज़्यादा है तो इसका मतलब एल्कलाइन है, 7 से कम होता है वो एसिडिक होता है। तो हल्का क्षारीय होता है जो ब्लड होता है, किसकी वजह से, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की वजह से। अब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में दो हो जाएंगे आपके, कुछ आयंस होंगे और कुछ साल्ट्स होंगे। आयंस में सबसे ज़्यादा आयन कौन सा होता है, क्लोराइड आयन, उससे कम पोटेशियम, सोडियम आयन, उससे कम पोटेशियम आयन, उससे कम कैल्शियम आयन, उससे कम मैग्नीशियम आयन। अगर ब्लड में पूछा जाए सबसे ज़्यादा कौन सा आयन है तो क्लोराइड आयन। और साल्ट्स में क्या है, साल्ट्स में आपके कौन कौन से होते हैं, NaCl प्रेजेंट होता है, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट और NaCl प्रेजेंट होता है। ये आपके इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हो गए। जो साल्ट्स होते हैं ये क्या करते हैं, pH को मेंटेन करते हैं, उसका pH कम ज़्यादा कहीं ना हो जाए, एक्ट एज बफर का काम करते हैं जो आपके साल्ट्स होते हैं। अब ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये इंपॉर्टेंट हैं कुछ ज़्यादा ही। ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो ब्लड के हैं, ये किस पार्ट में होते हैं, लिक्विड वाले पार्ट में। लिक्विड पार्ट टोटल ब्लड का होता कितना है 55%, उसको बोलते क्या हैं, ब्लड प्लाज्मा। ऑर्गेनिक सब्सटेंस उसमें 8 to 9% होते हैं, 8 to 9%। अब जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं उनके भी टाइप हैं। तो इसमें सबसे पहला है आपका प्लाज्मा प्रोटीन। तो प्लाज्मा प्रोटीन कितनी होती है, 6 to 8% प्लाज्मा प्रोटीन होती कौन कौन सी हैं, एल्ब्यूमिन है पहली, दूसरी है प्रोथ्रॉम्बिन एंड फाइब्रिनोजन, तीसरी है ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। एल्ब्यूमिन, प्रोथ्रॉम्बिन एंड फाइब्रिनोजन और ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, ये 3 टाइप की आपकी इसमें प्रोटीन प्रेजेंट हैं। अब एल्ब्यूमिन के कुछ कैरेक्टर देखेंगे। जो सबसे मैक्सिमम होती है इसमें वो कौन सी होती है आपकी, जो ब्लड प्लाज्मा आपका है उसमें जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, उसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में पहला हम लोग पढ़ रहे हैं प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन में कौन कौन सी आपकी हैं, 3 हैं, 4 प्रोटीन हैं, एल्ब्यूमिन, प्रोथ्रॉम्बिन एंड फाइब्रिनोजन और ग्लोब्यूलिन। तो एल्ब्यूमिन सबसे मैक्सिमम होती हैं, सबसे ज़्यादा मात्रा में होती हैं और सबसे स्मॉलेस्ट होती हैं। स्मॉलेस्ट ब्लड प्रोटीन पूछे तो एल्ब्यूमिन होता है। और बल्क ऑफ प्रोटीन, बल्क ऑफ प्रोटीन का मतलब सबसे ज़्यादा मात्रा में ये आपकी एल्ब्यूमिन ही होगी। और इसका फार्मेशन कहाँ होता है, फॉर्म्ड इन लीवर, लीवर में इसका फार्मेशन होता है। और इसका काम क्या होता है, ऑस्मो रेगुलेशन करना। जो आपकी एल्ब्यूमिन है ये क्या करती है, ऑस्मो रेगुलेशन करती है। ऑस्मो रेगुलेशन क्या मतलब क्या होता है, जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको ये मेंटेन करती है ब्लड का, और जो बाहर का प्रेशर है उसको मेंटेन करती है कौन सी प्रोटीन, एल्ब्यूमिन प्रोटीन। दूसरी प्रोटीन है प्रोथ्रॉम्बिन एंड फाइब्रिनोजन। अब प्रोथ्रॉम्बिन फाइब्रिनोजन का फार्मेशन कहाँ होता है और ये करती क्या है, तो जो प्रोथ्रॉम्बिन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन है ये आपकी लार्जेस्ट प्रोटीन है। स्मॉलेस्ट कौन है, एल्ब्यूमिन है। और ये बनती कहाँ है, ये भी लीवर में बनती है। और प्रोथ्रॉम्बिन फाइब्रिनोजन का मेन फंक्शन क्या है,
मेन फंक्शन इनका है ब्लड क्लॉटिंग करना, और एल्ब्यूमिन का मेन फंक्शन क्या था, इसका था ऑस्मो रेगुलेशन करना। अब तीसरी प्रोटीन है आपकी ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन में इसके हैं 3 टाइप। अब ग्लोब्यूलिन प्रोटीन जो होती है वो होती है 3 टाइप की, अल्फ़ा, बीटा और गामा। इसमें जो अल्फ़ा ग्लोब्यूलिन है और बीटा ग्लोब्यूलिन है, इनका काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स एंड आयंस। जो आपकी ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है उसका काम होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स एंड आयन। जो ब्लड के आपके मिनरल्स हैं ब्लड में एब्जॉर्ब किए जाते हैं एलिमेंट्री कैनाल में, और आयंस हैं उनका ट्रांसपोर्ट करना होता है काम ग्लोब्यूलिन का। और ग्लोब्यूलिन में कौन सी, अल्फ़ा और बीटा वाली। ये फॉर्म कहाँ होती हैं, ये बनती कहाँ है, लीवर में। तो सारी ये आपकी लीवर में ही बन रही है। जो फाइब्रिनोजन प्रोथ्रोम्बिन है ये भी लीवर में बन रही है, एल्ब्यूमिन है वो भी बन रही है। अब इसमें याद क्या रखना है आपको, एल्ब्यूमिन का काम ऑस्मो रेगुलेशन करना है, और एल्ब्यूमिन बल्क ऑफ प्रोटीन सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है और स्मॉलेस्ट होती है। और फाइब्रिनोजन में क्या याद रखना है, ये क्लॉटिंग करती हैं, और ये लार्जेस्ट टाइप की प्रोटीन है। ब्लड प्रोटीन में सबसे लार्जेस्ट कौन होती हैं, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। और जो तीसरी हैं ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, इनके 3 टाइप हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा। जिसमें से अल्फ़ा बीटा हैं वो क्या करती हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स एंड आयंस। अब तीसरी इसमें है आपकी गामा प्रोटीन। ग्लोब्यूलिन की तीसरी टाइप है गामा प्रोटीन, उनके बारे में हम लोग अलग से देखेंगे। जो गामा प्रोटीन है उनको हम लोग एंटीबॉडी भी बोलते हैं। एंटीबॉडी देखो, इनका दूसरा नाम है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी के बारे में आप लोग सुने होंगे पहले से। एंटीबॉडी क्या होते हैं, जो डिजीज़ेस के अगेंस्ट जो रेसिस्टेंस करते हैं, डिजीज़ेस से बचाते हैं बॉडी को, इनको इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स भी बोलते हैं। अब थर्ड टाइप की जो प्रोटीन है ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, उनको डिटेल में हम लोग देखेंगे। जो गामा ग्लोब्यूलिन्स हैं इनको क्या क्या बोलते हैं हम लोग, इम्यूनोग्लोब्यूलिन या एंटीबॉडी या आईजी बोलते हैं। अब जो तीसरी टाइप की ग्लोब्यूलिन में, ग्लोब्यूलिन का तीसरा टाइप है गामा ग्लोब्यूलिन। ये प्रोड्यूस कहाँ होती हैं, इनको प्रोड्यूस कौन करता है, प्रोड्यूस बाय प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल में बी लिम्फोसाइट जो होती हैं वो इनको प्रोड्यूस करती हैं। इन लिम्फेटिक सिस्टम में इनका प्रोडक्शन होता है, प्रोड्यूस होती हैं वहाँ। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शन ऑफ पैथोजन, ये क्या करती हैं, जो पैथोजन जैसे वायरस, बैक्टीरिया किसी का अटैक हुआ उससे ये बचाती हैं, कौन सी, गामा ग्लोब्यूलिन। अब इनको रिप्रेजेंट करते हैं आईजी से, ये सिंबल यहाँ पे बना है आईजी। अब इनके भी टाइप होते हैं, ये कितने टाइप की होती हैं, 5 टाइप की। अब 5 टाइप में सबसे मैक्सिमम कौन सी होती हैं, आईजीजी, आईजी और कैपिटल जी। 5 टाइप की हैं, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी और आईजीई। ये एक सीक्वेंस लिखा है, इसमें सबसे ज़्यादा है आईजीजी वाली और सबसे कम है आईजीई वाली। अब हम लोग ऑर्गेनिक सब्सटेंस देख रहे थे, उसमें हम लोग प्लाज्मा प्रोटीन पढ़ लिए। प्लाज्मा प्रोटीन 3 हैं, तीनों पढ़ लिए, एल्ब्यूमिन और फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन, और तीसरी ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। अब हम लोग ब्लड के अंदर और भी तो कुछ मटेरियल्स होंगे, कुछ सब्सटेंसेस होंगे। अब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल देखेंगे। ब्लड में ग्लूकोज कितना होता है, ब्लड का नॉर्मल ग्लूकोज का लेवल होता है 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, 100 mg पर डेसीलीटर होता है। अब भाई ब्लड में ग्लूकोज है वो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, उसकी 2 कंडीशन होंगी। इफ़ ब्लड ग्लूकोज, अगर ब्लड में ग्लूकोज कम हो जाए, डिक्रीज़ हो जाए, तो इसको बोलेंगे हाइपोग्लाइसीमिया। अगर ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाए तो उसको बोलेंगे हाइपरग्लाइसीमिया। अगर कम हो जाए तो हाइपोग्लाइसीमिया, अगर बढ़ जाए ब्लड में ग्लूकोज तो उसको हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया मतलब डायबिटीज़ मेलाइटस, जो वही जिसको बोलते हैं शुगर हो गया है, वही होता है आपका हाइपरग्लाइसीमिया। तो ब्लड में नॉर्मल ग्लूकोज का लेवल कितना है, 100। इससे ज़्यादा हो गया तो आपको हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगी, इससे कम हो गया तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगी। हाइपोग्लाइसीमिया में क्या होगा, आपको वीकनेस फील होगी, क्योंकि उतनी एनर्जी जो ब्लड में चाहिए जितनी सेल्स को पहुंचाने के लिए उतनी है नहीं। अब ब्लड में आपका कोलेस्ट्रॉल भी होता है। कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन कहाँ होता है, कोलेस्ट्रॉल फार्म्ड इन लीवर। और कोलेस्ट्रॉल का नॉर्मल लेवल कितना होता है, 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। 1 डेसीलीटर में 150 मिलीग्राम होना चाहिए, ये नॉर्मल लेवल है। ये जितना ब्लड में ज़रूरी होता है वो आपका फॉर्म बन जाता है कहाँ, लीवर में बना लेता है लीवर अपना। अब कोलेस्ट्रॉल एक क्या है, एक ये फैट का पार्ट होता है। जो कोलेस्ट्रॉल है आपका वो एक फैट का पार्ट होता है। जो अब फैटी एसिड जो आपकी फैट होती है वो 2 टाइप की होती है, एक एलडीएल लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और एक होती है एचडीएल हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। इसमें जो आपका डालडा वगैरह होता है उसमें होती है ये एलडीएल, ये नुकसान करती है। इसका जो पार्ट होता है, ये जो कोलेस्ट्रॉल इसमें होता है एलडीएल वाले में, ये बॉडी को हम लोग की नुकसान करता है। तो ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़। हार्ट डिजीज़ें जो हो जाती हैं उसके लिए ये तभी ज़्यादा डालडा वालडा वाला जो फैट होता है वो नुकसान करता है। और सनफ्लावर का जो ऑयल है या और भी जो ऑयल्स हैं वो जिनकी हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जिनमें होती है वो गुड वाला कोलेस्ट्रॉल होता है। एलडीएल में बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। बैड वाला हम लोग को नुकसान करता है और गुड वाला फ़ायदे के लिए होता है।
तो जो HDL वाला है वो कैसा होता है, प्रिवेंट फ्रॉम हार्ट डिजीज़, या हार्ट डिजीज़ से प्रिवेंट करता है। आपको इसमें याद रखना है ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इसका कितना नॉर्मल वैल्यू है 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अब ब्लड में यूरिया भी होगा, ब्लड है तो उसमें सब कुछ होगा। सब कुछ का मतलब जितने भी सब्सटेंसेस हैं सब ब्लड में ही तो डाले जाते हैं, हार्मोन्स, एंजाइम्स, सब कुछ होता है ब्लड में। तो अगला सब्सटेंस है ब्लड यूरिया। नॉर्मल ब्लड यूरिया कितनी होना चाहिए, 20 to 40 मिलीग्राम पर 100 ml ब्लड। 100 ml ब्लड लो तो उसमें 20 से 40 मिलीग्राम यूरिया होनी चाहिए। अब यूरिया का लेवल कभी कभी बढ़ भी जाता है। यूरिया का लेवल जब ब्लड में बढ़ जाता है तो एक डिजीज़ हो जाती है यूरीमिया, जिससे किडनी फेल हो जाती है। किडनी फेलियर हो जाता है किसमें, यूरीमिया में। यूरीमिया में पीएच वैल्यू जो होती है वो ब्लड की चेंज हो जाती है, जिससे आरबीसी का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, उनका ब्रेकडाउन होने लगता है, मैक्रोफेजेज उनको खाने लगती हैं, तो आपको एनीमिया भी हो जाता है। यूरीमिया के साथ में एनीमिया डिजीज़ भी हो जाएगी, और इसमें लो नंबर ऑफ आरबीसी काउंट, एनीमिया मतलब वही खून की कमी जिसको बोलते हैं, उसमें लो नंबर ऑफ आरबीसी काउंट हो जाता है, आरबीसी का काउंट कम हो जाता है। तो यूरिया भी टॉक्सिक मटेरियल है। अच्छा, यूरिया बनता कहाँ है, हम लोग की बॉडी में जो अमोनिया बनती है वो ऑर्निथीन साइकिल से यूरिया में चेंज कर दी जाती है, वो यहाँ का टॉपिक नहीं, वो डाइजेस्टिव सिस्टम का है टॉपिक आपका। तो यूरिया कितनी होनी चाहिए, 20 to 40 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड। और फैट कितनी होनी चाहिए, 150 से 180 mg पर डेसीलीटर। ये भी देख लिया हमने। अब कुछ इंपॉर्टेंट, जितना ब्लड का जो लिक्विड वाला पार्ट था वो हम लोग देख चुके हैं। अब ब्लड प्लाज्मा में कुछ पॉइंट हम लोगों के जो छूट गए हैं, जो इम्पॉर्टेंट नोट हैं, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। लिक्विड वाला पार्ट 55% था, उसमें क्या क्या था, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये सब हम लोग देख चुके हैं। अब कुछ ब्लड प्लाज्मा जो है लिक्विड वाला पार्ट है 55%, वही आज हम लोग पढ़े हैं, तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट नोट भी दिए हैं, वो भी हम लोग देख लेंगे। प्लाज्मा जो था उसमें क्या क्या मेन क्या क्या था आपका, वाटर था और कुछ कोलाइड्स में आपकी वही प्लाज्मा प्रोटीन्स थी, और कुछ क्रिस्टलॉइड में ग्लूकोज भी था, यूरिया, अमीनो एसिड, आयंस थे, ड्रग्स लेते हैं वो भी होती हैं उसी ब्लड में ही तो सब जाता है। अब इसमें अगला पॉइंट दिया है, प्लाज्मा में CO2, O2, नाइट्रोजन गैस, गैसें जितनी होंगी सारी होंगी ब्लड में। प्लाज्मा में डिफेंसिव कंपाउंड लाइसोजाइम वगैरह भी होते हैं, जो बैक्टीरिया जैसे कोई इन्फेक्शन करने के लिए इंटर किया तो उसको ये डाइजेस्ट कर देंगे। एंटीकोगुलेंट भी होते हैं, ब्लड जैसे आर्टरी वेंस में ब्लड बह रहा है, एक फ्लो में चल रहा है, ब्लड का एक प्रॉपर्टी होता है कि वो क्लॉट बना देता है, क्लॉटिंग हो जाती है। तो जो बॉडी के अंदर होता है ब्लड, वो क्लॉट नहीं बनता है ना, वो तो नॉर्मली बहता रहता है, तो उसको क्लॉटिंग से रोकता कौन है, वो आपका इसमें हिपैरिन प्रेजेंट होता है। हिपैरिन ये एक टाइप का एंटीकोगुलेंट है, ये बॉडी के अंदर जो रुधिर आपका ब्लड है जो बह रहा है उसको क्लॉटिंग से रोकता है, हिपैरिन, ये इंपॉर्टेंट है। और ब्लड में क्या क्या होता है, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, ये सब टॉक्सिक मटेरियल्स हैं, ये किडनी से बाहर निकाल दिए जाते हैं, ये लेकिन प्रेजेंट तो ब्लड में ही होते हैं। और रेगुलेटरी सब्सटेंसेस, हार्मोन्स, ये भी ब्लड में ही डाले जाते हैं। न्यूट्रिएंट्स मटेरियल, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में आपकी एलिमेंट्री कैनाल के जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ से जो एब्जॉर्ब हुए, अमीनो एसिड, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, विटामिन्स, वो सब ब्लड में ही तो होते हैं। अब इंपॉर्टेंट नोट 2 है, प्लाज्मा क्या होता है, सीरम क्या होता है, लिम्फ क्या होता है, ये यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ से आप लोग देख लीजिए। ब्लड से अगर फार्म्ड एलिमेंट जो आपकी सेल्स हैं उनको निकाल दिया जाए, वो होता है आपका प्लाज्मा। ब्लड के 2 ही पार्ट हैं, एक सॉलिड एक लिक्विड। सॉलिड वाला कौन सा होता है, जिसमें RBC, WBC और प्लेटलेट्स, उनको निकाल दोगे तो प्लाज्मा ही तो बचता है, लिक्विड वाला पार्ट। अब सीरम क्या होता है, सीरम होता है ये प्लाज्मा से जब ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दो तो ये होता है सीरम। ये हम लोग अगले वीडियो में डिटेल में देखेंगे, RBC, WBC, प्लेटलेट्स, सीरम और ये सब। लिम्फ का भी वीडियो आएगा। लिम्फ भी जैसे आपका ब्लड एक फ्लो वाला टिश्यू है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, वैसे एक फ्लूइड और होता है, वो लिम्फेटिक सिस्टम में पढ़ेंगे, वो हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। इसमें से ब्लड से अगर RBC, प्लेटलेट्स और मैक्रो प्रोटीन्स निकाल दो तो आपका बचता क्या है, लिम्फ। अब लिम्फ कैसे फॉर्मेशन होता है लिम्फ का, ये सब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अब आज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया इसका लिक्विड वाला पार्ट जो 55% होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे ब्लड का सॉलिड वाला पार्ट, सॉलिड पार्ट या फॉर्म्ड एलिमेंट या सेल्स, या इसको एक नाम इंपॉर्टेंट है हेमाटोक्रिट। ये होता कितना है 45%, या कार्ब सेल्स वाला पार्ट, इसमें RBC, WBC और प्लेटलेट्स, ये सब देखेंगे, वो अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक